बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये सिंक्रोनस जनरेटर्स की वीडियो है और इसमें प्राइमरीली एग्जांपल 5.5 5.3 को हम डिस्कस करेंगे, जिसके लिए एक स्टूडेंट ने रिक्वेस्ट की थी। तो आइए सबसे पहले बेसिक्स हम ज़रा समझने की कोशिश करते हैं। ये जो जनरेटर सवाल में दिया है वाई कनेक्टेड है, तो वाई कनेक्टेड जनरेटर को इस तरह से होता है, इसमें आप देख लें। और इसमें ये एक फेज़ है, यानी ये जो वोल्टेज है इसको हम फेज़ वोल्टेज कहते हैं। और फेज़ और फेज़ यानी लाइन के दरमियान, लाइन टू लाइन के दरमियान जो वोल्टेज है उसको कहा जाता है टर्मिनल वोल्टेज। अब अगर इस एक को हम अलहदा करके देख लें तो कुछ इस तरह से बनता है कि ये इसका आर्मेचर है और ये उसके रेजिस्टेंस है और इसके रिएक्टेंस है, और ये हमारी फील्ड वाइंडिंग है, फील्ड एक्साइटेशन हम यहाँ पे दे रहे हैं। तो ये सिंगल फेज़ डायग्राम है, इसी डायग्राम से इसको लिया गया है। तो यहाँ पे ये है वी फेज़। तो हम प्राइमरीली इतने पोर्शन को ही हम आगे चल के डिस्कस करते जाएंगे। अंडरस्टूड है कि ये फील्ड भी वहाँ पे मौजूद है। अब एक चीज़ और भी हमने डिस्कस करना है कि अगर पावर फैक्टर लैगिंग हो या लीडिंग हो तो जो हमारा फेजर डायग्राम है उसको हम किस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे। तो अब ये जो वी फेज़ है, वी फेज़ इसको हम रेफरेंस मान लेते हैं। तो अगर पावर फैक्टर लैगिंग हो तो इसका मतलब है कि करंट लैगिंग है, और अगर पावर फैक्टर यूनिटी पावर फैक्टर हो तो ये उसी लाइन पे होगा, वोल्टेज के लाइन पे ही करंट की लाइन होगी वहाँ पे। और अगर पावर फैक्टर लीडिंग हो तो करंट विल लीड द वोल्टेज, आपने इसको जहन में रखना है। तो हम 3 सवाल करेंगे इसमें, तो ये इस चीज़ को आपने जहन में रख लेना। इसके अलावा ये पॉइंट एक जहन में रखना है कि V5 यानी ये वैल्यू विल चेंज डिपेंडिंग ऑन द आर्मेचर करंट। अब जब आर्मेचर करंट की जो वेरिएशन हो इसके मैग्नीट्यूड में या इसके फेज़ में, तो उसके ऊपर डिपेंड करके वी फेजेस में भी फेज़ में चेंजेस आ जाएंगे इसके अंदर। तो आइए ज़रा हम फेजर डायग्राम के कॉन्सेप्ट को एक दफ़ा क्लियर कर लेते हैं। देखिए ये सर्किट है और इसमें ये क्वेश्चन आप देखिए इस तरह से है कि ई ए बराबर क्या होगा कि ये वोल्टेज इसके अंदर जो ड्रॉप्स है यानी आई ए और जे एक्स, और उसके साथ ये हमारा जो आउटपुट वोल्टेज है V5। इसको प्लॉट करने का तरीका ये है कि आप अगर वी फेस पता है तो आप पहले उसको ड्रॉ कर लेते हैं और उसको रेफरेंस लेते हैं, यानी ज़ीरो एंगल पे हम इसको प्लॉट करते हैं। उसके बाद हम ये करंट को प्लॉट कर लेते हैं। करंट इस केस में लैगिंग करंट है तो इसलिए हमने माइनस थीटा लैगिंग पे इसको हमने प्लॉट कर लिया। अब उसके बाद IA प्लॉट करते हैं। तो ये इसकी जो एंगल है ये यहाँ से हम उसी एंगल पे एक लाइन ड्रॉ करते हैं और IA के मकदार पे हम यहाँ पे जाके रुक जाते हैं। उसके बाद जो रिएक्टेंस है आपको पता है रेजिस्टेंस से 90 डिग्री पे रिएक्टेंस हो, तो यहाँ पे 90 डिग्री पे हमने रिएक्टेंस को प्लॉट कर लिया JX और जहाँ पे ये ख़त्म होगा ये ओरिजिन के साथ इस लाइन को मिला देंगे तो ये हमारा EA हो जाएगा। यानी EA किसके बराबर हुआ, ये देखिए V5 ये ड्रॉप है IA प्लस उसके साथ JXA तो इसको मिला के EA होगा। तो ये तो इजी है। अब हम जो सवाल अभी करने जा रहे हैं उसमें ये जो रेजिस्टेंस है वो कहता है कि ज़ीरो है, यानी रेजिस्टेंस ज़ीरो है। अब इस केस में कैसे प्लॉट करेंगे, तो इस केस में एक तरीका ये है कि हम इसी जो करंट एंगल है इसको हम एक्सटेंड कर देते हैं आगे, और यहाँ पे 90 डिग्री पे हम एक लाइन खींचते हैं और ये VA के साथ ये इसको टच करेंगे, यानी VA से आप एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लेते हैं इसके ऊपर IA के ऊपर, और उसी लाइन को आगे एक्सटेंड कर देते हैं। एक्सटेंड करके ये जो पोर्शन है ये JXIA के बराबर आप कट कर लेते हैं और फिर ये लाइन मिला देंगे तो ये EA आ जाएगा।
लेकिन अगर हमें ई ए गिवन है, वी फेज़ नहीं गिवन है, ई ए गिवन है और हमें वी फेज़ मालूम करना है, तो उस केस में क्या करेंगे? उस केस में भी हम यही करेंगे कि इस लाइन को एक्सटेंड कर देंगे और ई ए से हम यहाँ पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे और उसके बाद इतना पोर्शन हम कट कर लेंगे जे एक्स आई एक्स। तो ये लिमिट जो है ये पॉइंट होगा वी फाई के एंड लिमिट। तो अब इसको मिला देंगे तो ये हमारा वी फेज़ वोल्टेज आ जाएगा। तो इस चीज़ को जहन में रखना है क्योंकि हम आगे सवाल इस तरह से करेंगे, इसी के करेंगे। अब आ जाते हैं हम क्वेश्चन के ऊपर। क्वेश्चन काफ़ी लेंथी है। 480 वोल्ट 50 हर्ट्ज वाई कनेक्टेड। तो सबसे पहले तो ये वाई कनेक्टेड आ गया, यहाँ पे जनरेटर है, 6 पोल है इसके अंदर, 6 पोल जनरेटर हैज़ पर फेज सिंक्रोनस रिएक्टेंस ऑफ 1 ओम। तो सिंक्रोनस रिएक्टेंस यहाँ पे दिया हुआ है और जैसे मैंने बताया कि रेजिस्टेंस 0 है। इट्स फुल लोड आर्मेचर करंट ये दिया हुआ 60 एम्पेयर और पावर फैक्टर लैगिंग है। द जनरेटर हैज़ अ फ्रिक्शन एंड विंडेज लॉस। तो ये लॉसेस दिए हुए हैं। सिंस द आर्मेचर रेजिस्टेंस इज इग्नोर्ड, अब इसको इग्नोर हम कर रहे हैं, 0 है। assume आई स्क्वायर आर लॉस टू बी नेग्लिजिबल। तो आई स्क्वायर आर लॉस नेग्लिजिबल है, इसको भी हमने जहन में रखना। The field current has been adjusted so that the terminal voltage is 480 volt। अब फील्ड करंट यहाँ पे आपको पता है फील्ड वाइंडिंग से, तो उसको ऐसे एडजस्ट किया है कि टर्मिनल वोल्टेज जो है ये 480 वोल्ट है एट नो लोड। और अब ये सारे पैरामीटर्स हमने पता करना है, इसको हम बारी बारी देखेंगे एक एक करके। तो आइए अब जो डाटा गिवन है उसको हम थोड़ा सा देख लेते हैं। जनरेटर इज वाई कनेक्टेड, तो ये वाई कनेक्टेड हो गया। सो इट्स फेज वोल्टेज इज गिवन बाय, अभी हमें ये पता है कि अगर ये जो है ये लाइन टू लाइन वोल्टेज होता है जो गिवन है, तो फेज वोल्टेज ये होगा और फेज वोल्टेज और लाइन वोल्टेज में ये रिलेशन है, यानी वी फेज बराबर होता है वी लाइन डिवाइडेड बाई √3। अब वी लाइन या वी टर्मिनल गिवन है 480 डिवाइडेड बाई √3, तो ये हमारा वी फेज आ गया 277 वोल्ट, यानी ये 277 वोल्ट है इस केस में। अभी आगे कह रहा है एट नो लोड द आर्मेचर करंट इज 0। तो जब लोड नहीं है तो ये करंट 0 है। अब इस करंट 0 होने का मतलब है कि यहाँ पे जो ड्रॉप है वो भी 0 है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो वोल्टेज यहाँ पे है वही वोल्टेज यहाँ पे है, यानी ई ए बराबर है वी फाई के। और वी फाई अभी हमने देखा कि वी फाई 277 है इस केस में शुरू में एट नो लोड। तो इस फॉर्मूले से भी देखें, ये आई करंट 0 है तो ये भी 0 हो गया, ये भी 0 हो गया, तो वी फाई बराबर हो गया ई ए के। अच्छा, the problem states that the field current is adjusted initially and then left alone। तो field current जो यहाँ पे है उसको adjust करके छोड़ दिया गया। तो इससे नतीजा ये हम निकाल सकते हैं कि since the field current will not change in this example, hence EA is 277 volt will not change। तो इसका मतलब है कि EA या जनरेटेड वोल्टेज जो है वो 277 वोल्ट फिक्स है, it will not change। और करंट जैसे सवाल में दिया हुआ है कि 60 एम्पेयर है, 0.8 पावर फैक्टर लैगिंग। तो पावर फैक्टर लैगिंग आपको पता है कि इसको अगर हम कोसाइन इनवर्स ऑफ 0.8 करें तो वो आ जाएगा -36.87। तो इसलिए हमने ये हमारा करंट आ गया। अब आ जाते हैं हम पहले सवाल के ऊपर। व्हाट इज़ द स्पीड ऑफ रोटेशन ऑफ द जनरेटर। तो ये सवाल सिंपल है, हमें पता है स्पीड ऑफ रोटेशन जो है वो ये होता है NM = 120 फ्रीक्वेंसी ओवर पोल, 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी गिवन है, 6 पोल है, तो ये आ गया 1000 रेवोल्यूशंस पर मिनट। अब इसको हम रेडियंस में हम निकाल लेंगे। तो इन रेडियंस पर सेकंड क्या होगा, इसको आपने 60 से डिवाइड कर दिया और 2 पाई रेडियन से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये हमारा आ गया
रोटेशनल स्पीड इन रेडियंस पर सेकेंड। इसको भी हम आगे चल के यूज़ करेंगे। तो ये फर्स्ट पार्ट हो गया। तो अब आते हैं हम पार्ट बी क्वेश्चन पे। व्हाट इज़ द टर्मिनल वोल्टेज ऑफ द जनरेटर, यानी ये टर्मिनल वोल्टेज हमने पता करना है। कंडीशन क्या है कि पावर फैक्टर 0.8 लैगिंग पे है करंट। तो VT हमने पता करना है और हमें पता है Y कनेक्शन में VT और V फेज में ये रिलेशन होता है कि VT बराबर है √3 V फेज के। तो यहाँ से हम पहले V फेज मालूम कर लेंगे। तो V फेज मालूम करने के लिए अब हमें क्या करना होगा, ये देखते हैं। सबसे पहले तो इस सर्किट को भी देखें कि ये सर्किट है और इसको लोड कर दिया गया है। यहाँ पे रेजिस्टेंस को इग्नोर कर दिया गया है क्योंकि सवाल में दिया है कि आर्मेचर रेजिस्टेंस इज इग्नोर्ड, तो ये हमने इग्नोर कर दिया है। अब हमने फेजर डायग्राम ड्रॉ करना है। फेजर डायग्राम के लिए अब इस केस में हमें क्या करना होगा, क्योंकि अब यहाँ पे करंट नहीं है। तो जैसे हमने पहले पढ़ा था, हमें गिवन क्या है, हमें EA पता है 277 है और हमें ये पता है करंट IA जो जिसके मकदार भी है और हमें एंगल भी पता है। तो जैसे हमने पहले डिस्कस किया कि हम क्या करेंगे, इसको हम एक्सटेंड कर दें इस लाइन को, और यहाँ से एक 90 डिग्री परपेंडिकुलर इसके ऊपर हम ड्रॉ करेंगे। और ये V फेजर लाइन एक्सटेंडेड है 0 पॉइंट पे, वो वहाँ पे जहाँ पे ये टच करे वो V फेजर का एंड पॉइंट होगा। और ये क्या होगा, ये JXIA, जैसे अब यहाँ से देखिए JXIA। तो हम यहाँ पे थे, ये इन दोनों को एक्सटेंड करके हमने यहाँ इस पे 90 डिग्री पे हमने ये लाइन ड्रॉ कर लिया। जहाँ पे इसने कट किया उस पॉइंट को हम कहते हैं कि ये V फेज के जो है वो लिमिट है। अब हमने इसको रिजॉल्व करने के लिए या इसकी वैल्यू पता करने के लिए हमें राइट एंगल ट्रायंगल की हेल्प लेनी पड़ेगी। तो मैंने इसको एक्सटेंड करके हम इस तरह से इसको राइट एंगल ट्रायंगल बना लेते हैं। अब इस ट्रायंगल के पैरामीटर्स क्या हैं वो देखते हैं। एक तो आप देखिए कि ये एंगल और ये एंगल बराबर है, तो ये दोनों एंगल बराबर है और ये 90 डिग्री है, यहाँ पे भी 90 डिग्री है। इसका मतलब ये जो एंगल है ऊपर ये थीटा के बराबर होगा। तो ये थीटा आ गया ऊपर। और अब हम इसको रिजॉल्व करेंगे इन दोनों को। ये देखिए ये तो है JXIA, इन दोनों को रिजॉल्व करेंगे। और इसके लिए अगर आपको यहाँ इजीली इसको कंफर्टेबल ना फील करें तो हम इस डायग्राम को थोड़ा सा रीड्रॉ कर लेते हैं इस तरह जैसे हम यूज टू हैं कि ये थीटा है तो ये बेस हो जाएगा यानी कॉस ऑफ थीटा हो जाएगा, और ये हाइपोटेनस जो है वो साइन ऑफ थीटा हो जाएगा। तो अब इसको ध्यान में रखते हुए अब यहाँ पे हम ये हमारा आ जाएगा साइन ऑफ थीटा और ये हो गया कॉस ऑफ थीटा। अब इस डायग्राम को हम लेके आगे चलेंगे टू फाइंड V फेजर। तो अब ये जो टर्म है JXIA, इसकी वैल्यू हमें पता है, ये गिवन है वैल्यू, एंगल हमें पता है, तो ये हमने निकाल लिया। और अब हम आ जाते हैं इस डायग्राम पे, ये जो 90 डिग्री वाला डायग्राम है हमारा, ये वाला डायग्राम, इस पे आ जाते हैं। तो ये हाइपोटेनस यानी EA स्क्वायर बराबर क्या होगा, V फेजर प्लस XIA साइन थीटा, और इसका स्क्वायर यानी बेस स्क्वायर हमने कर लिया, और ये हो गया हमारा हाइपोटेनस, उसका स्क्वायर ले लिया। और अब ये वैल्यूज़ हम पुट करेंगे। EA की वैल्यू हमें पता है, X और IA की वैल्यू हमें पता है, एंगल हमें पता है, तो ये तमाम हम पुट करके और यहाँ से हम V फेजर निकाल सकते हैं जो कि 236.8 हुआ। अब जब V फेजर निकाल लिया हमने तो यहाँ से हम V टर्मिनल भी निकाल सकते हैं जो √3 V फेजर है। तो ये टर्मिनल वोल्टेज इस केस में 410 वोल्ट है जबकि करंट लैगिंग है। अब इसी सवाल का दूसरा हिस्सा,
what is the terminal voltage of the generator if the following are true if the loaded with the rated current of 1 पावर फैक्टर। 1 पावर फैक्टर का मतलब ना लीडिंग है ना लैगिंग है, तो अब आई और वी सेम उसमें लाइन में आ जाएंगे, और फिर ये जो एंगल था ये जे एक्स आई ए हो जाएगा, और यहाँ से हम डायरेक्ट वी फेस को हम कैलकुलेट कर सकते हैं। फार्मूला वही है। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, ई ए स्क्वायर एंड हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। तो यहाँ से वी फेजर निकल आया 270.4, और यहाँ से फिर हम वी टर्मिनल निकाल लेंगे, तो वी टर्मिनल आ गया 468.4 वोल्ट। अब आ जाते हैं हम तीसरी कंडीशन। अब थर्ड क्वेश्चन ये है कि वही टर्मिनल वोल्टेज हमने पता करना है, जबकि करंट पावर फैक्टर लीडिंग पे आ जाए, 0.8 पावर फैक्टर लीडिंग। तो अब ये देखिए लीडिंग पे हमें पता है करंट ऊपर की तरफ चला गया, ये हमारा वी फेज़र है, ये हमने पता करना है, गिवन है हमें ई ए गिवन है, और हमें इसका पता है कि ये इतने डिग्री पे है। तो जैसे हमने यहाँ पे किया था कि हमने करंट को एक्सटेंड कर दिया था और ई ए से हम लाइन लेकर आए थे, परपेंडिकुलर इसके ऊपर ड्रॉ किया था। एग्जैक्टली वही चीज़ हम यहाँ पे करेंगे कि आई ए और ई ए के परपेंडिकुलर हमने यहाँ पे ड्रॉ कर लिया, और इसको एक्सटेंड कर देंगे ताकि ये जहाँ पे वी फेजर लाइन को कट करे वो हमारा इसका लिमिट होगा। वेयर विल द वी फेजर एंड, उसके लिए हमें इसको एक्सटेंड करना होगा। तो अब जब हमने इसको एक्सटेंड कर दिया तो जहाँ पे ये टच किया ये हमारा वी फेजर हो गया। अब इसको भी हमने रिजॉल्व करना है, तो रिजॉल्व करने तो इसको हमने एक्सटेंड कर दिया, और ये हमारा वी फेजर का जो है वो लास्ट पॉइंट है। अब इसको रिजॉल्व करने के लिए हमें इसका पता करना है कि ये क्या है, और इसके लिए अगर इसको हम दो हिस्सों में, एक हम फर्ज कर लेते हैं कि ये ट्रायंगल है और ये कोने को हम अलग से देख लेते हैं, तो क्या होगा कि यहाँ पे ये दोनों सेम है एंगल, इधर 90 है तो इसमें भी 90 है, इसका मतलब थर्ड एंगल जो है वो थीटा के बराबर होगा। तो अब हमारे जो कंप्लीट सर्किट कुछ इस तरह से हम इसको ड्रॉ कर लेंगे। ये हमारा कंप्लीट सर्किट आ गया। अब यहाँ पे जे एक्स आई ए है, और ये एक्स ए साइन थीटा है, और ये एक्स ए कॉस थीटा। इसको अगर आप टर्न करके देख लेंगे तो ये बेस बन जाएगा और ये हाइपोटेनस बन जाएगा। अब इस डायग्राम को हम आगे लेके चलते हैं। ये पोर्शन हमने पता करना है कि ये ओ ए क्या है, ओ ए क्या होगा। ये देखिए यहाँ से यहाँ तक वी फेजर है, वी फाई है, उसमें से ये माइनस कर देंगे हम, तो ओ ए इसके बराबर होगा। अब यहाँ पे एक्चुअली हम इसको राइट एंगल ट्रायंगल हम ड्रॉ कर रहे हैं ताकि पिथागोरस थ्योरम हम इस पर अप्लाई कर सकें। ये वाला आ गया। तो अब यहाँ से आप देखें तो क्या होगा, ई ए यानी ये ई ए स्क्वायर, और ये बेस स्क्वायर और हाइपोटेनस स्क्वायर। अब बेस क्या है, वी फाई एक्स ए साइन थीटा, तो इसका स्क्वायर, और जो इसके परपेंडिकुलर है एक्स ए कॉस थीटा, इसका स्क्वायर। अब यहाँ पे भी तमाम वैल्यूज हम पुट करके वी फाई निकालेंगे। तो ये हमें पता है, ये नॉट नोन है, ये वैल्यू हमें पता है, और ये 60 ए, और अब ये चूँकि पॉजिटिव है तो एंगल पॉजिटिव हो जाएगा, साइन 30 हो जाएगा एंगल, और इसी तरह कॉस भी साइन 36 और कॉस 36। तो ये एंगल्स डाल के और यहाँ से हमने वी फेजर निकाल लिया जो कि 308 है, और यहाँ से भी फिर अब हम वी टी या टर्मिनल वोल्टेज निकाल लेंगे जो कि 535 है। तो ये मुश्किल सवाल था इसका। अब ये यहाँ से हमने ये तीनों टर्मिनल वोल्टेजेस हमने निकाल लिए। अब इसके नेक्स्ट पार्ट जो है उसमें पूछ रहा है जो एफिशिएंसी, व्हाट इज़ द एफिशिएंसी ऑफ द जनरेटर इग्नोरिंग द अननोन इलेक्ट्रिकल लॉसेस व्हेन इट इज़ ऑपरेटिंग एट द रेटेड करंट ऑफ 0.8 पावर फैक्टर लैगिंग। तो सिर्फ पावर फैक्टर लैगिंग के लिए एफिशिएंसी पता करना है। हमें पता है एफिशिएंसी का फार्मूला होता है पी आउट ओवर पी इन। तो पी आउट कितना है और पी इन कितना है। पी आउट
3 टाइम्स फेज वोल्टेज या फेज पावर, टोटल पावर है ये, तो उसको 3 टाइम्स फेज पावर। तो फेज वोल्टेज अब हमें लैगिंग के केस में हमें पता था, हमने निकाला था 236.8, करंट हमें पता है 60 है, कॉस थीटा जो है वो 0.8 है, तो ये हमारा पी आउट आ गया 34.1। अब पी इन कितना है, तो पी इन में आप देखेंगे आउटपुट है, उसके अलावा तमाम लॉसेस जो है वो ऐड कर लेते हैं, तो ये आउटपुट आ गया। इलेक्ट्रिकल लॉसेस 0 है, कोर लॉस 1 दिया हुआ है और मैकेनिकल लॉस 1.5 दिया हुआ है, तो ये हमारा पी इन आ गया। तो यहाँ से हम एफिशिएंसी निकाल लेंगे और एफिशिएंसी है 93.2%। अब आ जाते हैं पार्ट डी, हाउ मच शाफ्ट टॉर्क मस्ट बी अप्लाइड बाय द प्राइम मूवर। प्राइम मूवर आपको ध्यान में रहे कि क्या है, जैसे हम पानी की जो टरबाइन है वो प्राइम मूवर है, या इंजन है जो डीजल से चलाते हैं वो प्राइम मूवर है। तो शाफ्ट टॉर्क कितना है इसमें जब अप्लाइड बाय द प्राइम मूवर, और उसके बाद हाउ लार्ज इज द इंड्यूस्ड काउंटर टॉर्क। अब काउंटर टॉर्क क्या है वो हम यहाँ से पढ़ते हैं। देखिए, द इंड्यूस्ड टॉर्क टी इंड्यूस्ड इन द जनरेटर इज ए काउंटर टॉर्क, यानी इसको काउंटर टॉर्क को हम टी इंड्यूस कहते हैं। और ये टॉर्क क्या है, इट अपोजिंग द रोटेशन कॉज्ड बाय द एक्सटर्नल अप्लाइड फोर्स। तो जो प्राइम मूवर से जो हम इसको जब घुमा रहे हैं, तो वो जो अप्लाइड टॉर्क है उसके अपोजिंग जो टॉर्क है उसको हम कहते हैं काउंटर टॉर्क या इंड्यूस्ड टॉर्क। तो अब अप्लाइड टॉर्क तो हमें पता है कि ये पावर इन और उसको हम इसको ओमेगा से डिवाइड कर देंगे, फार्मूला होता है टॉर्क का। तो ओमेगा हमें पता है और पावर इन हमें पता है, टोटल पावर अभी हमने कैलकुलेट किया था, तो यहाँ से अप्लाइड टॉर्क आ गया। अब इंड्यूस टॉर्क के लिए हमें थोड़ा सा इसको देखना होगा। इंड्यूस टॉर्क का एक्चुअली जो फार्मूला है वो पावर कन्वर्टेड डिवाइडेड बाय द रेडियन स्पीड या रोटेशनल स्पीड। अब पावर कन्वर्टेड क्या है वो इस पावर डायग्राम से देखिए, यहाँ पे देखिए ये पावर एन है, ये सारे लॉसेस हैं, इस पॉइंट पे आके इसको कहते हैं पावर कन्वर्टेड। उसके साथ आई स्क्वायर लॉस मिला देते हैं तो उसके आ जाता है पावर आउटपुट। अभी हमारे सवाल में वो कह रहा है कि आई स्क्वायर लॉस जो है वो ज़ीरो है, आई स्क्वायर लॉस नेग्लिजिबल है, तो इसका मतलब पावर आउटपुट और पावर कन्वर्टेड सेम है। सो पी कन्वर्टेड इज इक्वल टू पावर आउटपुट। तो अब यहाँ पे हम पावर आउटपुट लिख लेंगे, और पावर आउटपुट हमने ऑलरेडी कैलकुलेट किया हुआ था 34.1, और ये भी हमारे पास है, तो ये हमारा आ गया टी इंड्यूस्ड। और फाइनली व्हाट इज़ द वोल्टेज रेगुलेशन ऑफ दिस जनरेटर एट, ये तीनों पावर फैक्टर पे वोल्टेज रेगुलेशन क्या है। तो वोल्टेज रेगुलेशन का फॉर्मूला है वी नो लोड माइनस वी फुल लोड डिवाइडेड बाय वी फुल लोड। तो आइए हम देखते हैं। अब यहाँ पे आपको ये टर्मिनल वोल्टेज हमें पता है नो लोड पे 480 480 480, तो तीनों केस में ये पुट करते हैं। लेकिन तीनों केस में जो एक्चुअल टर्मिनल वोल्टेज हमने कैलकुलेट किया था वो डिफरेंट थे। वो ये है, एक में 410 है, एक में 468 है और एक में 535 है। तो इसको पुट करके हम यहाँ से तीनों के रेगुलेशंस निकाल लिया हमने। और यहाँ एक आपके लिए एक नोट है, द लैगिंग लोड रिजल्टेड इन अ ड्रॉप इन इंटरनल वोल्टेज। तो ये एक्चुअल तो 480 था शुरू में आपने टर्मिनल वोल्टेज, लेकिन जब हमने लैगिंग लोड इस पर लगाया तो हमारा वोल्टेज 410 हो गया। जब यूनिटी पावर फैक्टर था तो उस वक्त ये तकरीबन बहुत क्लोज है जो एक्चुअली रेटेड वोल्टेज है विद माइनर लॉसेस, यानी 480 की जगह पे यहाँ पर 460 है। लेकिन जब आप लीडिंग लोड लगा रहे हैं तो ये टर्मिनल वोल्टेज इंक्रीज होके 535 वोल्ट हो गया, ये बढ़ गया। और ये आप बाद में पढ़ेंगे कि हम जो कैपेसिटर वगैरह लगा के हम लोड के टर्मिनल वोल्टेज को इंक्रीज करते हैं। तो उम्मीद है कि आप इसको समझ गए होंगे। थोड़ा सा लंबा ज़रूर है क्वेश्चन, लेकिन आप स्टेप बाय स्टेप फॉलो करेंगे तो इसको इंशाल्लाह प्रॉब्लम नहीं होगी आपको। शुक्रिया।